बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप तक ब्रिलियंट लॉ कॉलेज और एकेडमी की तरफ से पेश की जा रही है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिलियंट स्टडीज़ का ही एक प्रोजेक्ट है। अब आप घर बैठे एलएलबी की ऑनलाइन ट्यूशन भी हासिल कर सकते हैं, जो कि आपके तमाम सिलेबस को कवर करेगी और इम्तिहानात की तैयारी भी आप घर बैठे आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आसान और आम फहम नोट्स, गेस्ट पेपर्स और एमसीक्यूज भी दस्तयाब हैं। तो आज ही व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता करें और अपनी इम्तिहानात में कामयाबी को यकीनी बनाएं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ कानून शहादत ऑर्डर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली जो कानून शहादत ऑर्डर है, ये जो शहादत के मयार की इस्लामिक प्रोविजंस हैं उस हवाले से बनाया गया एक कानून है, और इसके अंदर जो विटनेस का मयार है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको डिस्कस किया गया। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, ये बेसिकली जो विटनेसेस हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं किसी भी वाक़े के, किसी भी बात के, उनकी कॉम्पिटेंसी के हवाले से ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि आया वो विटनेस जो है वो इस बात का कॉम्पिटेंट भी है, क्या लीगली उसके पास ये कॉम्पिटेंसी या क्वालिफ़िकेशन अवेलेबल है कि वो अदालत में जाकर टेस्टिफाई कर सके, गवाही दे सके। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं जी। विटनेस जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी भी वाक़े का चश्मदीद होता है, ठीक है, जिसने क्या है कि किसी भी वाक़े को अपनी आँखों से देखा होता है, उसको हम कहते हैं कि ये विटनेस है, ठीक है। और फिर वो शख्स है जो कि टेस्टिमनी देगा अंडर ओथ के हल्फ के थ्रू, जो है ये अपनी गवाही देगा कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने। तो आर्टिकल 3 जो है QSO 1984 यानी कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 3 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 3 बेसिकली कॉम्पिटेंसी के हवाले से बताता है कि ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ़ दे कैन अंडरस्टैंड एंड रैशनली आंसर द क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि तमाम लोग इस चीज़ के कॉम्पिटेंट हैं, यानी वो ये क्वालिफ़िकेशन रखते हैं या वो इस काबिल हैं कि वो गवाही दे सकें, लेकिन साथ एक छोटी सी शर्त लगा रहा है कि इफ़ दे कैन अंडरस्टैंड एंड रैशनली आंसर द क्वेश्चन, कि अगर उनसे जो सवाल किया जाए उस सवाल को ठीक से समझ सकें और उसका एक सही जवाब दे सकें, एक रैशनल आंसर दे सकें, तो फिर क्या है कि हर इंसान इस काबिल है कि वो टेस्टिफाई कर सके, चाहे वो गूंगा क्यों ना हो या बहरा क्यों ना हो। अगर उससे जो सवालात किए जाते हैं, अगर वो इन सवालों को ठीक से समझ लेता है और रैशनल आंसर दे लेता है, चाहे बच्चा है भी क्यों नहीं है, कम उम्र का, तो वो उस कॉम्पिटेंट टेस्टिफाई करने के, ठीक है जी। तो आर्टिकल 3 हमें ये बता रहा है। अब QSO के तहत जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या हैं, विटनेस की क्या होनी चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस, के उससे जो सवालात किए जाएं अदालत में, कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने, वो उन सवालों को समझ सके, उसको ठीक से जो है वो क्वेश्चन समझ आए कि मुझसे एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है। दूसरी क्या है कि गिव रैशनल आंसर्स, कि उन सवालों के सही से जवाबात भी दे सके, ये भी इस काबिल भी उसको होना चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है? नॉट कन्विक्टेड फॉर परजरी अनलेस रिपेंटेड और मैंडेड, ठीक है जी, फ्रॉम हिज वेज। तो क्या है कि वो शख्स झूठी गवाही देने के जुर्म में सज़ा याफ्ता ना हो, ठीक है। हाँ, माँ सिवाय इसके कि अगर उसको पहले झूठी गवाही देने की वजह से कोई सज़ा मिली और उस सज़ा मिलने के बाद वो सुधर गया और उसने अपने तौर तरीके बदल लिए और दोबारा एक सही इंसान बन गया, यानी झूठी गवाहियाँ देने से बाज आ गया, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर वो शख्स भी कॉम्पिटेंट विटनेस की कैटेगरी में फॉल करेगा।
इसके बाद आता है कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस अंडर इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ क्या कहता है कि किसी का विटनेस को कम्पिटेंट होने के लिए उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि उसकी जो निगाह है, आई साइट है, वो ठीक होनी चाहिए, उसको सही दिखाई देता हो जितना कि एक आम आदमी को दिखाई देता है, यानी कि 6/6 होना चाहिए उसको, ठीक है जी। उसके अलावा क्या है, ऑनेस्ट हो, ईमानदार होना चाहिए उस बंदे को, ऐसा ना हो शख्स जो बेईमान हो। और जाहिर है कि कोई बेईमान शख्स होगा तो वो फिर अपने मफादात को सामने रख के गवाही देगा, तो हकायक को मरोड़ तरोड़ के बयान करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसका जो किरदार है वो अच्छा होना चाहिए, गुड मोरल कैरेक्टर का हामिल हो, कोई किरदार शख्स ना हो, ठीक है। या अल मारूफ, जिस बंदे के बारे में लोग कहते हैं ना जी कि ये तो बंदा है ही बड़ा गंदा जी, तो इस किस्म का ना हो, ठीक है जी। इसके अलावा क्या है, कैपेसिटी टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, कि उससे जो सवालात पूछे जाएं या वो खुद से जो बात बयान कर रहा हो, जिस चीज़ का वो चश्मदीद गवाह हो, वो बात ठीक से प्रॉपर अंदाज में बयान कर सकता हो, ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर गूंगा है तो फिर वो नहीं होगा इसमें, जबकि ये है कि वो सही से कम्युनिकेट कर सकता हो, ठीक है, चाहे वो लिख के या इशारों से अगर बता सकता है तो इट्स ओके। सेम रिलीजन एज ऑफ पार्टी, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो गवाह है इस्लाम के मुताबिक वो उसका मज़हब वही होना चाहिए जिसके ख़िलाफ़ वो या जिसके हक़ में वो गवाही देने जा रहा है, ठीक है। मज़हब अगर डिफरेंट होगा तो उसके अंदर हो सकता है कि जो है वो फिर बाइसनेस का एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाए। तो अगला पॉइंट भी इसके साथ रेलेवेंट है कि जो विटनेस है, ही मस्ट बी एन अनबाइस्ड पर्सन, एक इम्पार्शल और न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए जो कि गवाही देते हुए बिल्कुल जो असल फैक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को बयान करे, किसी किस्म की अपनी जो उसकी टेंडेंसी है या अपना जो उसका झुकाव है किसी पार्टी की तरफ, उस चीज़ को बीच में ना लेके आए। और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि जो क्राइटेरिया है तज़कियतुल शहूद का, उस पर वो पूरा उतरता हो, ठीक है जी। यानी कि अडल्ट हो, मेल हो, मुस्लिम हो, ठीक है जी, और उसके अलावा कबीरा गुनाह ना किए हों उसने, गुड मोरल कैरेक्टर रखता हो, ठीक है, फासिक ना हो, तो इस किस्म की जो जितनी तमाम चीज़ें, झूठी गवाही ना देता हो, इन तमाम चीज़ों पर उसको पूरा उतरना चाहिए। फिर जनाब आर्टिकल 17 हमें ये बताता है कि किस केस में, हदूद के कौन कौन से केस में कितने गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला केस है हराबा, ठीक है जी। हराबा जो है वो इस्लामिक लॉ के अंदर आप कह लें कि डकैती को कहा जाता है, ठीक है। और हराबा के केस में अगर विटनेसेस चाहिए तो कम से कम 2 मेल अडल्ट मुस्लिम्स होने चाहिए, ठीक है जी, यानी 2 मर्द मुसलमान हों जो कि अडल्ट भी हों, तो वो हराबा के केस में गवाही दे सकते हैं। इसके अलावा कज़फ़ का अगर कोई केस है, ठीक है, यानी किसी न किसी पर तोहमत लगा दी उसके किरदार के हवाले से, तो उस केस के अंदर भी जो हमें विटनेसेस की तादाद रिक्वायर्ड है वो 2 मेल अडल्ट मुस्लिम्स रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह ड्रिंकिंग यानी शराब नोशी या कोई इंटॉक्सिकेंट दैट इज़ यूज्ड बाय वे ऑफ माउथ, तो इस किस्म का अगर किसी ने ऑफेंस कमिट किया तो उस केस के अंदर जो है वो मुल्जिम को सज़ा दिलवाने के लिए जो हमें नंबर ऑफ़ विटनेसेस रिक्वायर्ड हैं वो 2 मेल अडल्ट मुस्लिम्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी। हाँ जी, लास्ट जो केस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 17 के हवाले से, वो ज़िना और ज़िना बिल जबर की बात की जा रही है। तो ज़िना हो या ज़िना बिल जबर का केस हो, उसके अंदर 4 मेल अडल्ट मुस्लिम्स की गवाही का होना ज़रूरी है। इसके बाद आर्टिकल 17(2)(a हमें जो है वो फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के हवाले से गाइड करता है कि अगर कोई फाइनेंशियल मैटर है, कोई पैसों के लेन देन का मामला है, या जनाब कोई आने वाले वक्त में फ्यूचर के हवाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो ऑब्लिगेशंस बाद में परफॉर्म होनी हैं, तो उनके हवाले से जो आपने प्रूफ करना है या जो विटनेसेस आपको रिक्वायर्ड हैं वो 2 मेल विटनेसेस होने चाहिए या 1 मेल और 2 फीमेल विटनेसेस होने चाहिए, क्योंकि इस्लामिक लॉ के मुताबिक एक खातून की जो गवाही है वो आधे मर्द की गवाही के बराबर है, यानी इन अदर वर्ड्स एक मर्द की गवाही 2 औरतों की गवाही के बराबर है।
اس کے بعد آرٹیکل 17(2) بھی ہمیں سول اور کریمنل میٹرز کے حوالے سے نمبر آف ریکوائرڈ وٹنسز کی بات کر رہا ہے کہ اگر کوئی سول میٹر ہے یا کوئی کریمنل میٹرز ہیں، ٹھیک ہے جی، ادر دین دی حدود جو کہ آرٹیکل 17 میں ہم نے بھی ڈسکس کیے تھے، تو ان کے اندر ایک میل یا ایک فیمیل وٹنس کی گواہی کافی ہے اس کیس کو پروف کرنے کے لیے یا اس میں ایک ایویڈنس کے طور پہ سامنے لانے کے لیے۔ تو یہ پہلا لیکچر تھا جی کیو ایس او کے حوالے سے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی کوسچنز ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو ای میل کریں یا کمنٹس میں ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو جو ہے یہ لیکچر پسند آیا یا مزید اس میں کیا بہتری چاہتے ہیں آپ۔